नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस ख़ास पेशकश में। और आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो बहुत दिलचस्प है और आपको बड़ा मज़ा आएगा उसमें शामिल होके, एक लिसनर के तौर पर, एक श्रोता के तौर पर। ईश्वर ना करे, हम सब कभी ये कल्पना नहीं करते कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, लेकिन ये अल्टीमेट ट्रुथ है। फिर भी ईश्वर ना करे कि मान लीजिए मैं अपने से ही शुरुआत करता हूँ कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपको भी ये मालूम है कि ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ जैसे मैं अभी इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई? नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे प्रूव किया कि अब आर्टिफिशियल एआई रिडन एंकर्स जो हैं वो आपने खूब देखे होंगे, चाहे वो चाइनीज़ हों, अमेरिकन हों या इंडियन हों। यहाँ भी जो टॉप नॉच हैं, जो बड़े चैनल्स हैं नेशनल, वहाँ अभी भी एआई एंकर्स का इस्तेमाल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी सेलिब्रिटी या आपके परिवार का भी कोई व्यक्ति, वो दीर्घायु हों, खूब आगे बढ़ें, लंबी उम्र हो, लेकिन उनके न रहने पर भी अब वो इस दुनिया में रहेंगे, उनकी आवाज़ रहेगी और उनका जो भी नॉलेज सिस्टम है वो उनके जीवित रहते अगर किसी सिस्टम में ट्रांसफ़र है तो वो वैसे ही पूछेंगे, क्यों गुड्डू, जब तेरे को बचपन में टाइफाइड हुआ था तो याद है ना, पूरी रात में घूमता रहा था तुझे गोद में लेके। तो आपका जो इमोशनल एक अपीजमेंट है वो होता रहेगा। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, यंग गेस्ट हैं, वो एआई के एक्सपर्ट हैं और तकनीक की दुनिया में काफ़ी रिसर्च, लिखना, पढ़ना उनका शौक़ है और यंग एज में होते हुए भी वो दुनिया की होने वाली इन सारी चीज़ों पर न सिर्फ नज़र रखते हैं बल्कि उसका एक हम्बल उसमें पार्टिसिपेशन के लिए भी कोशिश करते हैं। सुदीप गोस्वामी जी मेरे साथ हैं जो एआई एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। सुदीप जी, जैसा मैंने कुछ बातें शेयर करने की कोशिश की, अगर मैं पीछे लौटूं तो मुझे याद आते हैं मेघनाथ, इंद्रजीत, जो नाना प्रकार की चीज़ें जो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की याद दिलाती है। मायावी। मायावी। जी। मैं यहाँ भी हूँ और मैं बैठा तो भोपाल में हूँ, लेकिन आपने मुझसे दिल्ली में मुलाकात कर ली, जी। आपने मुझसे पुणे में मुलाकात कर ली, चेन्नई में मुलाकात कर ली। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हम जहाँ खड़े हैं, आप उसे कैसे देखते हैं और क्या मैं इसे मायावी नाम दूं जैसा आपने कहा? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने से पहले एक हम आर्टिफिशियल शब्द का मतलब समझ लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी। आर्टिफिशियल जो शब्द है ये दो लैटिन शब्दों को मिला के बना हुआ है, आर्टिफिशियलिस और आर्टिफिशियम। हम्म, एक का तात्पर्य है कला से जुड़ा हुआ और एक का कौशल से। हम्म, तो कला और कौशल के समागम को ही आर्टिफिशियल कहते हैं। हम्म, आर्टिफिशियल नेगेटिव कॉनोटेशन से अटैच रहता है ज़्यादातर। हम्म। यानी कि अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को एक आर्टिफिशियल फ्लावर देंगे तो जान हाँ, लीजिए उनके चेहरे की मुस्कान भी हाँ, आर्टिफिशियल होगी। बिल्कुल ठीक बात है जी। लेकिन अगर इसमें हम्म, बुद्धिमत्ता जुड़ जाए हम्म, तो ये एक हम्म, टेक्निकल रेवोल्यूशन, हम्म, ये क्रांति के रूप में उभर के आता है। हम्म, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो 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 शब्द का उच्चारण है, उद्घोष है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जॉन मैकार्थी ने 1950 में किया था। हम्म, रही बात आपके सवाल की, तो मुझे ऐसा लगता है हम्म, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम आगे जा रहे हैं, ऐसा हमें गुमान होता है। हम्म, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने इतिहास को और बेहतर समझ पा रहे हैं। हम्म, हम्म, आपने एग्जाम्पल दिया मेघनाथ का, हम्म, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको हमारे ग्रंथों में दिखने मिलेंगे हम्म, जहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे सिचुएशन आपको देखने मिलेगा कि हम्म, जब एक सुनहरा मृग सीता माता देखती हैं हम्म, जो असली में ना होके भी है। हम्म, सो दैट इज़ व्हाट ऑगमेंटेड रियलिटी इज़। आप हम्म, उसको उससे जोड़ हम्म, सकते हैं। हम्म, हम्म, आप खाटू श्याम हम्म, जो है बर्बरीक है, आप हम्म, उसको भी एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप उसको बाइनरी में बात करते थे वहाँ नाम में, और जिस तरफ जहाँ हम्म, झुकाव होगा उस तरफ वो जाएंगे, वो भी आपको देखने मिलता है। फिर आपको पौंड्रक कृष्ण की कथा मिलती है जी। हम्म, जहाँ पे किसी राजा ने अपने 4 हाथ लगा लिए, अब अपने मस्तक से उनको हाथों को कंट्रोल करता है और अपने आप को विष्णु समझता है। हम्म,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आज वो सब चीज़ हम अच्छे से समझ पा रहे हैं जो हमें किंवदंतियाँ लगती थी, जो हमें कहानियाँ लगती थी, जो हमें मिथ्या भी लगती थी। कुछ लोग हंसते होंगे उसके ऊपर, बट आज ये प्रैक्टिकल है। आप एकदम अच्छे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप ये समझ सकते हैं कि आप फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन जो एरा है वो आपको आपका पास्ट सिखा रहा है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और थोड़ी समझने वाली बात भी है कि आप जाते हुए तो दिख रहे हैं भविष्य की तरफ, लेकिन इनफैक्ट आपकी यात्रा जो है वो पास्ट की तरफ भी ज़्यादा ताकत से, इसी को और एलॉबरेट करने की अगर हम कोशिश करें तो आज मैं अपने शरीर के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले लेता हूँ। मुझे अगर अपनी कुंडली भी देखनी है तो भी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेता हूँ। मैं बहुत सारे जो जिनको हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट हैं धर्म से जुड़े हुए, उन पर भी अगर मुझे कोई टिप्पणी लेनी है तो मैं उसकी मदद ले सकता हूँ। अभी आप जिस दुनिया में हैं, जैसे एक प्रोग्रेसिव यूरोपियन वर्ल्ड को आप देख रहे हैं, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ और कैसे किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? और जैसा आपने कहा कि फ्यूचर की तरफ जाते दिख रहे हैं लेकिन पास्ट में जा रहे हैं, तो क्या ये कन्फ्यूजन पैदा नहीं कर रहा है? ये देखिए, ये कन्फ्यूजन पैदा नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आप आज समझ पाए हैं कि हज़ारों साल पहले लोगों की सोच कैसी थी। अगर आप किसी भी साई-फाई मूवी को देखेंगे तो वहाँ पे आप देखते हैं कि फ़ोन में बात हो रही है, फिर समय के साथ फ़ोन सच में आ जाता है। फिर आप देखते हैं कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी में बात होती है, फिर आज आप सच में ऑगमेंटेड रियलिटी में आप काम हो रहा है। तो जो ये बातें हो चुकी हैं, मैं ये नहीं कहता कि पुरातन काल में वो टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी, लेकिन सोच ज़रूर थी। मैं आपको फिर से एक उदाहरण देना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम ने जब खरदूषण जो दो दैत्य थे उनका संहार किया, उनकी सेना का संहार किया, सिर्फ एक बाण से संहार किया। एक बाण चलाया, सारे सेना में आपस में वो लोग एक दूसरे को प्रभु श्री राम देखने लगे और आपस में लड़के मर गए। ये दिस इज़ अ रियल एग्जाम्पल ऑफ डीप फेक, जहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसके नतीजे भी वैसे ही हैं। यूरोप में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर सकता है कि किसी सेना में जी आपको आपस में ही एक दूसरे को शत्रु मान के आप भिड़ जाएं, इस तरह का एक परसेप्शन, फॉल्स एक परसेप्शन क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, और इसके लिए आपको कोई किसी बड़ी मारक क्षमता की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहीं पे इंस्टॉल हो जाएगा और वो सेना में इतना डैमेज करेगा जितना आप एक न्यूक्लियर बम या एक तोप या हज़ारों की सेना नहीं कर पाएगी। रही बात यूरोप की, यूरोप किस तरफ जा रहा है, देखिए यूरोप में तो अच्छा काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो अगर अब मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कालखंड समझाऊं तो सिर्फ 3 टाइप के चरण होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जैसे हमारा बचपन, जवानी या बुढ़ापा होता है, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी 3 चरणों में उसको बांटा गया है मोटा मोटी। सबसे पहला होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसकी दुनिया में हम अभी रह रहे हैं, जहाँ पे आपको एक फोकस्ड काम करने वाले सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे आपका सीरी है या एलेक्सा है। ये इसकी पराकाष्ठा नहीं है, यहाँ से तो शुरुआत है, ये वेरी इन्फेंसी है, वेरी इन्फेंट स्टेज में है, जो कि सिर्फ एक काम कर सकता है। जिस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमारा आगमन हो चुका है जिस एरा का, वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जहाँ पे किताबें पढ़ना, पोएम लिखना, कलाकृतियाँ बनाना, जो ह्यूमन कॉग्निटिव थिंकिंग है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की और इंसानों की क्षमता लगभग बराबर है। और इसका उद्घोष हो चुका है, अभी भी शुरू नहीं हुआ है, हम अभी पीक पे नहीं हैं, जस्ट इट्स एन अराइव्ड, जहाँ पे आपको चैट जीपीटी जैसे या जेमिनी जैसे बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपको देखने मिलते हैं। और जिस पे काम हो रहा है, जहाँ पे अभी फिलॉसफीज डिस्कस हो रही है, जहाँ थ्योरी हो रहा है, जहाँ हाइपोथेसिस, स्पेकुलेशंस लिखे जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, वो है आर्टिफिशियल सुप्रीम इंटेलिजेंस। एक टाइम ऐसा आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसानी कैपेबिलिटी से ऊपर हो जाएगा, जहाँ पे उसका कॉन्शियस आ जाएगा, जहाँ पे दुनिया भर की जो डिबेटें शुरू होंगी कि वो इंसान है या नहीं है, तो उस तरफ से इनमें 3 खंडों में उसको बांटा गया है। और रही बात यूरोप की, तो यूरोप में तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाइव एप्लीकेशन आपको अपने पेमेंट सिस्टम में देखने मिलता है, जहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह किए जाते हैं, लोगों की सहूलियतों के लिए बहुत सारा काम हुआ है, ऑटोमेशंस में काम हो रहा है। और इंडिया में भी काम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में उतनी स्पीड से काम नहीं हो रहा है जितनी स्पीड से होना चाहिए, लेकिन डिजिटल इंडिया,
इंडिया एआई जैसे कैंपेन जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या जो इनिशिएट कर रही है, हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। गति धीमी है, हम चाइना, यूएस, यूके के बराबर नहीं है, लेकिन अग्रसर है। मेरा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है इंडिया को लेके कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो यूरोप के बराबर ही आ जाएगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चरम होगा, जिसमें आपने कहा कि वो मनुष्य से भी आगे हो सकता है, यहाँ से क्या एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होगा? जैसा हमने साइंस फिक्शन फिल्म्स में देखा है कि मशीन में संवेदना डेवलप हो गई और सुप्रीमेसी का एटीट्यूड भी डेवलप हो गया कि जब मैं तुमसे ज़्यादा समझती हूँ, जानती हूँ, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ, मैं तुम पर रूल क्यों ना करूँ? क्या इस तरह के भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं उस चरम पर आके? देखिए, इन बातों को ना तो स्वीकारा जा सकता है और ना ही नकारा जा सकता है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, या ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ऐसा मशीन शुरू से ही ऐसा ट्रेन करें जो सिर्फ हमारे फेवर में ही काम करे, जो हमारी कमियों को भी जानते हुए भी हमारा साथ बढ़ाए, एज अ को पायलट हमारे साथ चले। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे ख्याल से 2050 तक, या जो बड़े बड़े साइंटिस्ट या ऑथर्स की बात माने, ये जो आंकड़ा है उसमें हमको एक बहुत बड़ा जो कॉन्डम देखने मिलेगा, वो ये देखने मिलेगा कि हमारे पास एक नई यूजलेस क्लास आ जाएगी युवाओं की, और हमारी हालत उस टांगे में लगे घोड़े की तरह हो जाएगी, जो ज़िंदगी भर तो एक्सप्लॉइट हुआ, फिर अचानक कार के आते ही उसकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, इट्स यूजलेस। आपको घोड़े की कोई ज़रूरत नहीं है अब। आपने उसको पूरा एक्सप्लॉइट किया जब तक आप कर सकते थे, अब आपने उसको अचानक से नकारात्मक फेस में डाल दिया। तो यही कई सारे युवाओं के साथ या आने वाली जनरेशन में जो रोज़गार की जो समस्याएं हैं वो ऐसी ही रहेंगी। और कॉन्डम ये रहेगा कि एक तरफ तो आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि बेरोज़गार है, और दूसरी तरफ आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं हाई स्किल्स के लिए, तो आप उन दोनों को मैच नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मुझे समाज में एक टेंशन दिखती है, जो पॉसिबिलिटी है, वेरी वेरी लाइकली पॉसिबल है ये सिचुएशन, क्योंकि 2 से 5 साल का समय लगेगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑटोमेशन होने लगेंगी, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी मदद कर पाएगा जो आपने अभी तक सोची भी नहीं है। तो उस परिस्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैच करने के लिए आपका जो स्किल होना चाहिए वो धीमा पड़ जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि मनुष्य का लालच ही कई बार उसके लिए अभिशाप बनता है। और आप लालच में जिस क्षण ये भूल जाएंगे कि ये हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, और आप एक ऐसा एआई सिस्टम भी तैयार कर देते हैं जो खुद ही इवॉल्व भी होता है, तो फिर वो चुनौतियां मनुष्य के लिए बनेंगी ही। इसका जवाब तो समय के गर्भ में ही है, छिपा हुआ है। ये तो आपको समय ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठा। लेकिन अपने लाइफ टाइम में जो मुझे लगता है होता हुआ, वो इसका पॉलिटिकल यूज़, जैसा आपने कहा कि लालच की तरफ रुझान रहेगा, तो जिसको एआई आ गया है, जिसके पास एआई की प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, जिसने जितना एडवांस रिसर्च कर लिया है, वो उतना ही सक्षम, ताकतवर होता जाएगा। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो नया सुपर वेपन है, वो आपका डेटा ड्रिवन एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी वाला ही रहेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और युद्ध का भी स्वरूप बदल जाएगा। बीच में मुझे याद आता है कि हमारे सेनाध्यक्ष ने कहा था कि भविष्य की लड़ाइयाँ हथियारों से नहीं होंगी, आपका पूरा पावर ग्रिड जो है वो हैक कर लिया जाएगा, और आप सोचेंगे कि मैं अपनी मिसाइलें दागूं, तो आप पाएंगे कि आपके पास बिजली ही नहीं है, वो कंप्यूटर ही आपके हैक हो चुके हैं। तो अब जो लड़ाई का जो स्वरूप होगा वो भी बहुत बदल जाएगा, और इसमें मैन पावर के बजाय एआई पावर और इस तरह की चीज़ें हमें बहुत दिखेंगी। बिल्कुल, ये तो अभी भी हो रहा है। आप ड्रोन टेक्नोलॉजी देखिए, या आप फ्रॉड डिटेक्शन देखिए, जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोग बाग पैसे चोरी करके ले जाते हैं, या जो अफ़गानिस्तान में कहीं कुछ हो रहा है, अचानक से बम आके गिर जाता है। दे आर ऑल प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एआई बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन वॉरफेयर्स। इसके अलग अलग स्वरूप में हैं, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं मात्रा किसी और डायरेक्शन में है, लेकिन ये अभी हो रहा है।
आने वाले जनरेशन में आप जो 7th जनरेशन फाइटर प्लेन या फाइटर पायलट्स की आप ये जो इजराइल का हमास से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जी, जो इतने गाइडेड कैसे मिसाइल होते हैं कि वो जाके बिल्डिंग के उस तलघर में गिरते हैं जहां वो संबंधित व्यक्ति आतंकवादी छिपा है। ये सब आपको फिंगरप्रिंट्स हैं एआई टेक्नोलॉजी के। मैंने आपसे कहा ना कि हम अभी जो हमारा जो एआई का जो चरण चल रहा है वो सिर्फ शुरू हुआ है। वी आर एट वेरी इन्फेंसी स्टेज। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने मिल रही हैं। अब आप सोचिए जब नैरो इंटेलिजेंस क्रॉस करके जब वो एआई अपने जनरल इंटेलिजेंस के पीक पर होगा तब क्या होगा। अभी तो सिर्फ फेस डिटेक्शन, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग या एनामली डिटेक्शन, ये तो इट्स कॉमन रूटीन हो गया है अब। तो इन्हीं सब टेक्नोलॉजी का मिलिटराइजेशन करके और इसको बहुत बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंटेशन करके इजराइल अपना सुरक्षा कवच बना के रखा हुआ है उसने। तो हाँ, ये तो बिल्कुल तय बात है। बहुत सारी चीज़ें तो अभी हम देख रहे हैं कि भले ही मैं यूरोप के किसी शहर में हूँ, फ्रांस में हूँ, मैं बोल हिंदी रहा हूँ लेकिन सामने वाला सुन फ्रेंच में रहा है मुझे। जी और वो फ्रेंच में बोल रहा है लेकिन मुझे वो हिंदी में कम्युनिकेशन मिल रहा है। जी ये सारी चीज़ें तो होने लगी हैं जी। बट मैंने कहा ना, ये सब अभी हम लोगों ने जनरल इंटेलिजेंस में हम गए ही नहीं हैं। ये अभी भी बहुत ही इन्फेंसी, इट्स नैरो इंटेलिजेंस टास्क है जो कि भाषा का ट्रांसलेशन कर दे रहा है, रियल टाइम ट्रांसलेशन कर दे रहा है। अब आप कल्पना करिए जब ये अपने सेकंड चरण पे आएगा तो कितना प्रभावशाली। ये जो बात हम सुन रहे हैं कि मेरे पिताजी, अगर मैंने उनका सारा डाटा मैंने शिफ्ट कर दिया एआई के थ्रू एक मैकेनिज़्म में, उनके बचपन से लेकर जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी, तो उनके संसार में ना रहने के बाद भी 2-2.5 वर्षों तक वो हमारे साथ रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे, या हम अपने परिवार के, अगर मेरे पास पैसा है, मैं लाखों करोड़ों रुपए मेरे पास हैं, डॉलर्स हैं, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। जी, आप ये काम कर सकते हैं। आपको लाखों करोड़ों डॉलर की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ। आप अभी जाकर अपना खुद का एक जीपीटी बना सकते हैं जिसमें आप कैसे बात करते हैं, आपकी सोच कैसी है। आप एक मॉडल आज के डेटा से अब तक के आपके पास जो डेटा है आप उसको दे दीजिए, वो आपका एक डिजिटल क्लोन बना ही लेगा, आपका एक डिजिटल ट्विन बन जाएगा। उसको पता है कि आप अपने से बड़ों को कैसे ग्रीट करते हैं, उसको पता है आपने अपने छोटे से कैसे को ग्रीट करते हैं, उसको पता है आपका व्यंग किस बात पे निकलता है, उसको ये भी पता है कि आपको किस बात से गुस्सा आता है। ये आप आज भी कर सकते हैं अभी, और आप उसको ट्रेन करते रहिए इन्हीं डेटा पे, वो सीखते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जब किसी से चैट करेंगे तो समझ नहीं पाएगा कि वो आपसे चैट कर रहा है या एआई से चैट कर रहा है, आपके क्लोन से कर रहा है। जी बिल्कुल। अभी तो इनफैक्ट जो मैंने 2-3 केसेस देखे हैं क्रिमिनल एक्टिविटी के, उसमें हुआ ये है कि किसी ने कॉल किया किसी माँ को और उसके बच्चे की आवाज़ एआई से सुना दी, तो वो दिन भर से उस बच्चे की आवाज़ ही कलेक्ट करता रहा और उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें उसने एक बच्चे ने अपनी माँ को स्ट्रेस कॉल किया कि आप इधर आ जाइए, मैं यहाँ पर हूँ, एंड देन शी गॉट रॉब्ड, और उसके फिर पैसे ले लिए, चोरी कर लिया। तो आने वाले फ्यूचर में आई थिंक इंटरनेट स्पेशली मेरी नज़र में उसका तो उस पर भरोसा उठ जाएगा। इंटरनेट पे मिलने वाली कोई भी चीज़ में अब उसको आप सच नहीं मान सकते। आई थिंक 20 से 30 साल लगेगा और इंटरनेट विल बी वेरी डाइल्यूटेड। क्या सच है, कौन झूठ बोल रहा है, किसका वीडियो सही है, किसका वीडियो गलत है, वो एक मुझे ख़त्म होता दिखता है ज़रूर है। इंटरनेट से क्रेडिबिलिटी बिल्कुल चली जाएगी इंटरनेट की। मैं तो इसको इस रूप में भी देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है इलेक्शन का, वहाँ भी बड़ी जैसे डीप फेक है कि अब एक नेताजी का एक वीडियो आ गया, अब वो पूरा गलत है, वो फैब्रिकेटेड है, बनाया हुआ है, लेकिन वो है बिल्कुल ओरिजिनल, जैसा हम देखते हैं रावण के 10 सर की तरह कि सब ओरिजिनल लग रहा। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही एग्जांपल दिया, मैं भी इसी ओर ही आ रहा था। तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपने बीच में कैम्ब्रिज एनालिटिका करके कंपनी का नाम सुना होगा फेसबुक के द्वारा, तो ये सब और बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इंटरनेट पे मिलने वाली कोई भी चीज़ अब मुझे नहीं लगता कि आप उसको उतने आत्मविश्वास से, उतने भरोसे से आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं जैसा आप अभी कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक इंस्टेंस है यहाँ, बिल्कुल पॉलिटिकल में डीप फेक, फैब्रिकेटेड वीडियोस, आपके टोन मॉड्यूलेशन, आपकी आवाज़, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं यही कह सकता हूँ सभी को, आपके दर्शकों को, आपको सबको यही सलाह दे सकता हूँ कि बनते कोशिश अपना प्राइवेट डेटा अपना ही रखिए।
ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक नन्हे बिल्ली के बच्चे को देखने में या एक हंसी वाले वीडियो को देखने के लिए आपने अपना जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपने कॉमन कर दी। तो जो कंपनियां आपको ये वीडियो दिखा रही हैं, जो आपको एंगेज करके रखती हैं, जितना आप स्क्रीन में आप टाइम स्पेंड करते हैं, उतना ही वो आपको पढ़ रहे हैं, उतना ही वो आपको समझ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये चीज़ें जितनी बढ़ेंगी तो मुझे लगता है कि आने वाले 20-25 सालों में हमें इंटरनेट का एक कोई क्रेडिबल मीडियम दूसरा हमारे लिए जनरेट करने की तरफ भी बढ़ेंगी हमारी साइंटिस्ट कम्युनिटी। मेरे ख्याल से आपकी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या जो रिपोर्टर्स हैं, दे हैव टू बी रिलायबल नाउ। आई मीन आने वाले 20 से 25 साल में उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा कि आप किस लेवल का नैरेटिव सेट करते हैं, किस लेवल का आप इंफॉर्मेशन आप लोगों को फीड करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। फिर मैं आपकी उसी बात की तरफ आता हूँ कि हम पास्ट की तरफ लौट रहे हैं कि वन शुड बी ऑनेस्ट, वन शुड बी क्रेडिबल, one should be dedicated towards his job, towards his profession. Absolutely, absolutely. जितना ही मैं इसको पढ़ रहा हूँ, जितना मैं समझ रहा हूँ, उतना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने अतीत को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हम कंक्लूड करते हुए फिर वहीं लौट आए। बहुत शुक्रिया सुदीप जी आपका। हमने बहुत सारे डायमेंशन से बात की और हम आपको यही नहीं छोड़ेंगे। जब भी मौका मिलेगा आपसे कोशिश करेंगे कि हम कोई भी, और मैं आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन भी रहेगी कोई नई चीज़ आए तो आप हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे एआई एक्सपर्ट और जो साइंटिस्ट इन्वेंशंस जो होते हैं दुनिया में उनमें बहुत बारीक निगाह रखने वाले यंग हमारे साथी सुदीप जी, जो एआई एक्सपर्ट हैं, सुदीप गोस्वामी। इस तरह की बातों को लेकर हम और आपके सामने आएंगे आगे, क्योंकि ये नए युग की बातें हैं और इनसे आपका वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।